सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं। चारों में बहुत गहरी दोस्ती होती है और चारों हमेशा साथ में ही रहते हैं। पूरे कॉलेज में चारों की दोस्ती के बारे में चर्चा होती है। कुछ ही दिनों में एनुअल फंक्शन आने वाला है, इस बार तो धमाल मचा देंगे। याद है पिछली बार हमने कितनी मस्ती की थी। फेस्ट की तैयारी करना, दोस्तों के साथ कॉलेज घूमना और ढेर सारी फोटो खींचना। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारी यादें लेकर आता है। चारों जोर शोर से एनुअल फेस्ट की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इस बार एनुअल फेस्ट इनके कॉलेज में ना होकर दूसरे शहर में हो रहा होता है, जिसके लिए सभी को कॉलेज की तरफ से दूसरे शहर में ले जाया जाता है। वाह, कितना सुंदर कॉलेज है। मैंने आज तक इतना बड़ा कॉलेज कभी नहीं देखा। कितना मजा आएगा। हाँ, सही कहा तुमने। यहाँ पर सारी प्रतियोगिता में हमारा कॉलेज ही जीतेगा। चारों उसी कॉलेज में रुकते हैं और अपने अपने परफॉर्मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। चारों मिलकर एक ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे, जिसके लिए अगले दिन से उन्हें प्रैक्टिस के लिए जाना होता था। अरे यार, इतना बड़ा कॉलेज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें ड्रामा रूम कौन सा होगा। चलो किसी से जाकर पूछते हैं। ये अमित और सोहन कहाँ रह गए? तुम चिंता मत करो, वो भी आ जाएंगे। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम ढूंढने जाती हैं, लेकिन उन्हें आसपास कहीं ड्रामा रूम नहीं मिलता है। तभी जाकर वो एक कमरे के पास रुकती हैं। उस कमरे के ऊपर ड्रामा रूम लिखा होता है, लेकिन वहाँ ताला लगा होता है। ड्रामा रूम तो यही है, लेकिन यहाँ ताला क्यों लगा हुआ है? क्या पता। और इस कमरे की हालत देखकर लगता है मानो ये बहुत सालों से बंद पड़ा होगा। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगे शीशे से कमरे के अंदर झांकती हैं। वहाँ कई सारे मैनीक्वीन्स पड़े थे और ड्रामा के लिए कॉस्ट्यूम भी थे, लेकिन उस रूम की हालत देखकर लग रहा था जैसे कई सालों से वो बंद पड़ा है। तभी कमरे के अंदर से अचानक एक मैनीक्वीन आकर खिड़की पर गिरती है। रश्मि और सिमरन देखकर डर जाती हैं। ये कमरा तो बंद है, लेकिन ये मैनीक्वीन अपने आप कैसे गिर गई? मैं तो पूरी तरह डर गई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और रश्मि सिमरन को डांटने लगता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं कि ये ड्रामा रूम कई सालों से बंद है? यहाँ कोई भी ड्रामा प्रैक्टिस नहीं होता है। हमें नहीं पता था, हम इस कॉलेज में नए आए हैं। क्या आप हमें ड्रामा रूम का पता बता सकते हैं? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तुम दोनों यहाँ भटकना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता नहीं ये कमरा कितना खतरनाक है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है आपका? इस कमरे में अदृश्य राज छुपा है, जिसे कोई कभी नहीं देख सकता। इस कमरे की वजह से कई लोगों की जान गई है। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो तुम दोनों यहाँ पर फिर कभी आने की हिम्मत मत करना। रश्मि और सिमरन वहाँ से डरकर भाग जाती हैं और ड्रामा रूम में आकर अमित और सोहन को सारी बात बताती हैं। दोनों इन बातों को मजाक समझकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम दोनों ना किसी की भी बात सुनकर डर जाती हो। वो कोई स्टूडेंट होगा जो तुम दोनों को डराने के लिए ये सब बोल रहा होगा। हाँ, शायद तुम्हारी बात सच हो। अमित और सोहन उस ड्रामा रूम में जाने का प्लान बनाते हैं। रश्मि और अंजलि मना करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी की नहीं सुनते और बिना किसी को बताए रात में उस ड्रामा रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई ताला लगा हुआ नहीं होता है। दोनों अंदर जाकर देखते हैं, वहां पर कई सारे नाटक के कपड़े, जेवर मौजूद थे। लड़कियां भी ना, कौन सा भूत है यहाँ पर? लड़कियां खुद भी डर जाती हैं और हमें भी डरा देती हैं। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूमकर सभी कुछ देखने लगते हैं। तभी उन्हें लगता है कि उसके पीछे से कोई पार हुआ। अमित पलट कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। तभी वहां पर एक मैनीक्वीन अपना सर हिलाने लगती है। ये मैनीक्वीन अपने आप अपना सर कैसे हिलाने लगी? शायद कोई चूहा वगैरह होगा।
तभी वो कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां पर घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगती है। अचानक लाइट भी कट जाती है और सारी मैनीक्वींस अपने आप हिलने लगती हैं। ये देखकर अमित और सोहन बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। ये अपने आप क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। तभी वहां पर कोई अमित का पैर पकड़कर ले जाने लगता है। अमित डर जाता है और वो खुद को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति अमित को अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक एक मैनीक्वीन चलते हुए वहां पर आ जाती है और अमित का पैर पकड़कर उल्टा लटका देती है। ये क्या हो रहा है? मैं अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गया? अचानक अमित के हाथ पैर कोई मरोड़ कर तोड़ देता है। अमित दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है और वो तड़पने लगता है। ऐसा लगता है मानो जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर अपना कब्जा कर लेती हो। तड़पते तड़पते अमित की मौत हो जाती है। अमित, अरे यार, अगर तुम्हारा ये कोई मजाक है तो मुझे बहुत डर लग रहा है अमित। तभी अमित के पीछे एक खूंखार राक्षस की तरह दिखने वाला मैनीक्वीन खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और गर्दन पर हाथ डालकर उसका गर्दन दबाने लगता है। सोहन कोट को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है। सोहन दर्द के मारे चीखने लगता है। कौन है? छोड़ दो मुझे। अमित, अमित कहाँ हो तुम? वो मैनीक्वीन सोहन की गर्दन पकड़कर मरोड़ देता है। सोहन की आंखें बाहर आ जाती हैं, उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन सिमरन और रश्मि सोहन और अमित का परफॉर्मेंस के लिए इंतजार कर रही होती हैं। कहीं रात को ये दोनों ड्रामा रूम में तो नहीं चले गए? हमें वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पास जाती हैं, लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है। दोनों खिड़की से अंदर झांकती हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। अब हम परफॉर्म कैसे करेंगे? ऐसे तो हमारा कॉलेज हार जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। इन दोनों का कुछ अता पता नहीं है। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन को बहुत ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दोनों नहीं मिलते। रात हो जाती है। तभी सिमरन को अमित की आवाज सुनाई देने लगती है। लड़कियां भी ना, कौन सा भूत है यहाँ पर? सुना तुमने? अमित की आवाज आ रही है। वो हमें बुला रहा है। मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। सिमरन उस आवाज के पीछे जाने लगती है। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाती है। वो दोनों उसी ड्रामा रूम के पास पहुंच जाते हैं। इस बार ड्रामा रूम का ताला खुला हुआ था। दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस जाती हैं। अमित, कहाँ हो तुम? हमें आवाज दो। आवाज यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी उस ड्रामा रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। रश्मि और सिमरन डर जाती हैं। तभी वहाँ के सारे मैनीक्वींस हिलने लगते हैं और हंसने लगती हैं। ये क्या हो रहा है सिमरन? ये कोई अदृश्य शक्ति लगती है। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। तभी वो खतरनाक मैनीक्वीन रश्मि के पास आकर उसका सर पकड़कर दीवार पर पटक देती है। दीवार पर सर लगते ही पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और रश्मि की मौत हो जाती है। रश्मि का शरीर नीचे गिर पड़ता है और उसका सर दीवार पर चिपक कर रह जाता है। कौन हो तुम और सभी को इतनी बेरहमी से क्यों मार रही हो? तभी कोई रश्मि का पैर पकड़कर उसे ले जाने लगता है और एक बड़े से बक्से में उसको डालकर बंद कर देता है। सिमरन बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज बाहर नहीं सुन पा रहा था। उस बक्से में बंद सिमरन की मौत हो जाती है। यार विवेक, देख तो हमारे वीडियोस कितने लोगों ने देखा है। अरे बाप रे, ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत ही जल्द फेमस हो जाएंगे।
मुझे तो लगता है और अच्छे वीडियोस बनाने चाहिए और डरावने भी। कुछ और लोकेशन चाहिए जो कभी किसी ने ना देखा हो। ऐसी बात है तो चल, पुराने खंडर एकदम यूनिक जगह है, आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं की। तू पागल है? सब लोग कहते हैं वहां भूत है। भूत वूत कुछ नहीं होता है यार। और अगर हमें फेमस होना है तो ऐसे एडवेंचरस वीडियोस ही डालने होंगे। सोच ले, डर के आगे जीत है मेरे दोस्त। ये देख भाई, ये वीडियो पुराने खंडर का है, इसमें मिलियन व्यूज हैं। समीर ने जो वीडियो दिखाया उसमें सन्नाटे का शोर था, डरावना, मानो पुराने खंडर की हवा तक लोगों की रूह सुखा देती थी। सही है ना? अगर हम रात का वीडियो डाले तो रातों रात फेमस हो जाएंगे, पैसे ही पैसे होंगे। चल ठीक है, चलते हैं। पुराने खंडर के बारे में कई डरावनी कहानियां थी, पर समीर और विवेक को लग रहा था कि ये सब झूठ है, मनगढ़ंत कहानियां। ऑटो, कहां जाना है भाई? पुराने खंडर। शाम हो चुकी है, यह समय सही नहीं है पुराने खंडर जाने के लिए। क्यों? भाई, हर दिन किसी ना किसी की लाश मिलती है वहां, और सुना है कोई तड़पती आत्मा है जो लोगों को तड़पा तड़पा के मारती है। बस बस, नहीं जाना है तो मत जाओ, पर डराओ मत। तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा है क्या? नहीं, बस सुना है। बिल्कुल, सबने बस सुना है, किसी ने कुछ देखा नहीं। तुम नहीं जाओगे पुराने खंडर तो कोई और जाएगा। कोई नहीं जाने वाला वहां। अगर ज्यादा पैसे मिलेंगे तो तुम भी जाओगे। सोच लो, कोई और गया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। ठीक है, बैठ जाओ। आखिरकार समीर और विवेक ने ऑटो वाले को पुराने खंडर जाने के लिए मना ही लिया। इनमें से कोई नहीं जानता कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। खंडर में सच में भूत है क्या? मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, पर सुना है एक लड़का और लड़की पुराने खंडर में गए थे। लड़की शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी। ये राज सबके सामने आ जाने के डर से लड़के ने लड़की को तड़पा तड़पा के उसी खंडर में मार दिया था। सही कहानी है। मेरी फट रही है और तू हंस रहा है। तू पागल है? मैंने तो ये भी रिकॉर्ड कर लिया है। बिल्टअप मिलेगा दोस्त। और बेवकूफ, डरना बंद कर। अगर उस लड़के को वो बात राज रखनी होती तो अभी सबको पता थोड़ी ना होती। सब कुछ मनगढ़ंत है दोस्त। ऐसा नहीं है भाई। उस लड़की के मरने के कुछ दिन बाद वो लड़का पागल हो गया और बड़ी बेरहमी से मारा गया। ये सुनकर विवेक स्तब्ध हो गया। उसे डर लग रहा था। भाई, हम यहां पहुंच तो गए, हमें बस थोड़ी देर का ही काम है। वीडियो बनाकर वापस चलते हैं। ठीक है, तुम लोग यहीं उतर जाओ। मैं खंडर के अंदर नहीं जाऊंगा, यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऑटो वाले को वापसी का भाड़ा मिलने वाला था। यह सोचकर वो रुक जाता है। समीर और विवेक खंडर के अंदर जाते हैं। खंडर बहुत ही शांत था, मानो सन्नाटे में भी शोर था। वाओ, क्या खंडर है! आजा, वीडियो बनाएंगे। खड़े खड़े देखता ही रहेगा या अंदर भी चलेगा? समीर वीडियो शूट कर रहा है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और अचानक उसे चमकती लाल आंखें दिखती है। चीख सुनकर जब विवेक पीछे घूमता है तो उसे भी वही लाल आंखें दिखाई देती है।
दोनों सहम जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन जब वो गेट पर आते हैं तो गेट बंद था। अरे भाई, बचाओ बचाओ हमें! ऑटो वाला डर जाता है। मैं बोला था अंदर मत जाओ। अरे भाई, वो सब छोड़ो, हमारी मदद करो पहले। ऑटो ड्राइवर समीर और विवेक तीनों मिलकर गेट खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो गेट उनसे खुल ही नहीं पाता। तभी अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और कोई औरत समीर को घसीटते हुए खंडर के अंदर ले जाती है। बचाओ मुझे, बचाओ! ये देखकर विवेक और ऑटो ड्राइवर हक्के बक्के रह जाते हैं। वो लोग पल भर के लिए सुन्न पड़ जाते हैं। समीर की चीखें उनके कानों में गूंज रही है। भैया, मुझे बचा लो, मैं तुमको बहुत पैसा दूंगा। मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज बचा लो भैया। पैसों से ज्यादा मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है। मैं जा रहा हूँ। भैया प्लीज बचा लो भैया, बचा लो भैया। ऑटो ड्राइवर ऑटो में बैठने ही वाला होता है कि अचानक गेट खुल जाता है। ऑटो ड्राइवर पीछे मुड़कर गेट को देखता है तो विवेक वहां नहीं होता। अरे ये कहाँ गया? कहीं इसे भी उस आत्मा ने मार तो नहीं दिया? हे भगवान! ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो के पास बढ़ता है तो देखता है कि विवेक ड्राइविंग सीट पर बैठा है। तू यहाँ कैसे? विवेक कुछ नहीं बोलता, बस ऑटो ड्राइवर को घूरे जाता है। चल छोड़, चलते हैं यहाँ से जल्द निकलते हैं। पीछे बैठ जा, जल्दी कर। विवेक उसकी एक नहीं सुनता और जब ऑटो ड्राइवर विवेक के पास आता है तो विवेक उसका हाथ मोड़ने लगता है। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? कर नहीं रहा, कर रही है। छोड़ दे मुझे। तू यहाँ मेरे तड़प का तमाशा देखने आया था ना? अब तू भी तड़प तड़प कर मरेगा मेरी तरह। अरे नहीं, मुझे जाने दो मुझे। विवेक ने ऑटो ड्राइवर की हड्डियां तोड़ना शुरू किया। उसके पूरे शरीर से कड़ कड़ आवाजें आने लगी और हर हड्डी की आवाज के साथ उसकी चीखें गूंजने लगी। और आखिर में विवेक ने ऑटो ड्राइवर की सारी हड्डियां तोड़कर उसको मार दिया। अब बस विवेक जिंदा था। विवेक हंसता हुआ खंडर से खाई की ओर बढ़ने लगा। मुझे तड़पता देखने का लोगों का शौक कभी पूरा नहीं होगा। मैं सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। विवेक के अंदर की आत्मा ने विवेक के शरीर को खाई से नीचे फेंक दिया। विवेक चट्टानों से टकराता टकराता नीचे पहुंचा और उसने अपनी आखिरी सांस ली। विवेक के मरने के बाद खून से सने पांव खाई से खंडर की ओर चल पड़े। तड़पती आत्मा वापस खंडर में चली जाती है। सूरज की पहली किरण के साथ गांव में एक नया सवेरा हुआ। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर काम कर रहे थे। इसी बीच एक दुकान के बाहर एक औरत आती है जिसका नाम रेखा था। रेखा ने अपना आधा घूंघट अपने होठों से दबाकर रखा था।
भाई, मैं काम की तलाश में आई हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो बता दीजिए। कोई भी काम कर लूंगी। अरे कौन से गांव से हो? इस गांव की तो नहीं लगती। आप दूर गांव से आई हूँ। मेरे साथ हादसा हुआ है। तभी जोरों की हवा चलती है। रेखा का घूंघट उड़ जाता है। रेखा का आधा जला हुआ चेहरा सब लोग देखकर डर जाते हैं। हाय भगवान, ऐसा डरावना चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अरे ये तो मुझे एक आंख वाली डायन दिख रही है। नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो। मैं कोई डायन नहीं हूँ। कृपया कर मुझे कोई काम दे दो। पागल हो गई है क्या तू? मुझे क्या मेरी दुकान बंद करवानी है? इस गांव में दोबारा दिखना मत तू। रेखा का आधा जला हुआ चेहरा देख लोग उसे अक्सर डायन बोल के भगा दिया करते थे। रेखा 2 दिन से भूखी प्यासी काम की तलाश में गांव-गांव घूमती रही। कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। इस गांव में कारखाना है। पूछ लेती हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। भाई साहब, इस कारखाने का मालिक कौन है? मुझे काम की जरूरत है। क्या आप मुझे काम पर रख सकते हो? मुझे भी काम करने वालों की जरूरत है। आप यहाँ काम कर सकते हो। तभी रेखा बेहोश हो जाती है और बाकी औरतें दौड़ी चली आती है। वो लोग रेखा का आधा जला हुआ चेहरा देखते हैं। दिखती क्या डायन ही है। मेरी मानो तो इसे भगा दो मालिक, भगा दो इसे। अरे डायन वायन कुछ नहीं होती। तुम लोग अभी भी कौन सी सदी में जी रहे हो? सुरेंद्र कुमार पानी के कुछ छींटे रेखा के मुंह पर छिड़कता है, जिससे रेखा को होश आ जाता है। क्या तुम ठीक हो? अचानक से बेहोश कैसे हो गई? 2 दिन से भूखी हूँ, जिस वजह से मुझे चक्कर आ गया। ठीक है, कुछ खा लो, फिर आज से ही काम चालू कर देना। क्या? आज से काम चालू कर देना? आपको दिखाई नहीं देता ये डायन है, डायन। मैं इसे एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। थोड़ा समझा करो, किसी को भी ऐसे नहीं बोलते। दीदी, मेरा पति शराब पी के मुझे मारता था, कभी लातों से, कभी घूंसों से। एक दिन उसने बहुत शराब पी ली और मुझे जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। दीदी, मैं तब से ऐसी हो गई। और तेरा पति? शराब पी पी कर उसका लीवर खराब हो गया। महीनों पहले वो मर गया। बहुत बुरा हुआ बहन तुम्हारे साथ। सुन लिया, मिल गई तुझे तसल्ली। झूठ भी तो बोल सकती है, मुझे तो ये डायन ही लगती है। चुप मनहूस कहीं की। तुझे यहाँ नहीं रहना मत रह, पर आज से ये बहन यहीं काम करेगी। आप खाना खा लीजिए, थोड़ी देर आराम भी कर लीजिए। जी। कारखाने में काम कर रही औरतों को रेखा से अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि वो उसे डायन समझ रहे थे। उसी रात सुरेंद्र कुमार का बेटा नींद में तड़पने लगा। वो बच्चा बेचारा सांस नहीं ले पा रहा था। लगता है वो डायन मेरे बेटे को मार रही है। बच्चा सांस लेने की कोशिश करते करते मर गया। मेरा बेटा, ये सब उस डायन का किया हुआ है। मैं तुमको बोल रही थी ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा बेटा। सुरेंद्र ने अपने बेटे को तड़पता देखा और उसे अपनी पत्नी की बात पर यकीन आ गया। उसने भी रेखा को डायन मान लिया। आज तो मैं उसे मार दूंगा। मेरे बेटे को खा गई आते ही, डायन कहीं की। सुरेंद्र कुमार ने रेखा को गांव के चौराहे पर बांध दिया। जिस इंसान ने तुझे काम दिया, खाना दिया, उसी के बेटे को खा गई तू। डायन कहीं की। मारो इसे, मार डालो।
भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई डायन नहीं हूँ। सुरेंद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने एक मशाल उठाई और रेखा को जिंदा जला दिया। रेखा वहीं तड़प तड़प कर मर गई। फिर कुछ दिनों बाद तेजल आधी रात को कारखाने में काम कर रही थी। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कौन है वहाँ? पीछे से कोई तेजल के बाल खींचकर घसीटने लगता है। कौन है? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। गई, मैं डायन हूँ। एक आंख वाली डायन ने तेजल को चलती हुई मशीन में फेंक दिया। उसके खून के छींटे चारों ओर फैल गए। तेजल का कटा हुआ सिर देख सुरेंद्र कुमार और जानवी बुरी तरह डर जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तू घर जा, मैं इसकी लाश ठिकाने लगाता हूँ, वरना सबको लगेगा हमने ही इसे मार दिया है। चुपचाप घर में बैठ जा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? कहीं वो डायन तो नहीं? डायन को देखकर जानवी डर जाती है। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। तूने मुझे जाने दिया था? बोल। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। डायन ने जानवी का गला पकड़ लिया और दीवार से घसीटते हुए ऊपर उठा लिया। जानवी अपने हाथ पैर मारते मारते मर गई। कुछ देर बाद सुरेंद्र कुमार घर पहुंचा। मैंने लाश ठिकाने लगा दी, अब कोई परेशानी नहीं होगी। जानवी, जानवी, जानवी। जानवी की कोई आवाज नहीं आती है। सुरेंद्र कुमार जैसे ही रूम में जाता है, जानवी की लाश बेड पे पड़ी होती है। जानवी, ये कैसे हो गया? जानवी, जानवी। डायन बोला था ना मुझे। सुरेंद्र कुमार भागता है, पर घर का दरवाजा खुल नहीं पाता। डायन पूरे घर में आग लगा देती है। बचाओ, बचाओ, डायन मुझे मार देगी, बचाओ मुझे। डायन सुरेंद्र कुमार का पैर पकड़कर आग में चली जाती है। आग की लपटों में सुरेंद्र कुमार की चीख गूंज रही होती है। बचाओ। आखिरकार इन लोगों ने मुझे डायन डायन बोल के डायन ही बना दिया। एक आंख वाली डायन। रात के लगभग 2 बज रहे थे। देव और ईशा अपने बिस्तर पर सो रहे थे। तभी देव उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। देव होश में नहीं था। वो चलते चलते घर के बाहर चला गया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। फिर कुछ देर बाद वो वापस आया। देव के हाथ में एक सोने का सिक्का था। वो सिक्का लेकर घर के भीतर आया और बेड पर वापस सो गया। सुबह हुई और ईशा ने देव के हाथ में रखा सोने का सिक्का देखा। वाह, मेरे लिए सोने का सिक्का लाए। मैं आपको कल बोल ही रही थी सोना खरीदने, और आज आप ले भी आए। बहुत अच्छा किया। देव इस बात से अनजान था। उसे पता नहीं था कि उसके पास सोने का सिक्का कहां से आया।
वो अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, पर उसे कुछ याद नहीं आया। ईशा खुश थी कि उसे सोना मिल गया, लेकिन देव परेशान था कि उसे वो सिक्का कहां मिला। खैर, दिन बीता और आधी रात देव फिर से उठा और अंधेरे में कहीं चला गया। कुछ देर बाद वो लौटा एक और सोने के सिक्के के साथ। ये सिलसिला हर रोज होने लगा। ईशा खुश थी और देव परेशान। एक दिन की बात है, ईशा किचन में काम कर रही थी। बाप रे बाप, आज भी इतना समय लग गया घर का काम करने में। देव, ये डब्बा उतारो, मेरा हाथ ही नहीं जा रहा है। देव, यहाँ आओ ना। देव, सुन रहे हो या नहीं? आइंदा से मुझे हाथ मत लगाना। देव ने ईशा को जोर का तमाचा मारा और वहां से चला गया। कितनी जोर से मारा है, मैंने क्या गलत कर दिया? जाओ, मैं भी बात नहीं करूंगी। रात का समय था। देव और ईशा सो रहे थे। नींद में ईशा ने देव की छाती पर हाथ रखा। देव अपनी आंखें गुस्से में खोलता है और ईशा की तरफ देखता है और गुस्से में ईशा को जोर से लात मार के बेड से नीचे गिरा देता है। देव को हाथ मत लगाना। मुझे क्यों गिराया? तुझे बोला था देव को हाथ मत लगाना, फिर क्यों मेरे देव को हाथ लगाया? देव मेरा है। तुझे सोना चाहिए था ना? हर दिन सोना मिल रहा है तो सोने से खुश रह। देव को भूल जा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे सिर से खून निकल रहा है। देव ईशा के पास जाता है। तू मरेगी, मेरे हाथों से मरेगी। देव ईशा का गला पकड़ के हवा में उठा लेता है। ईशा का दम घुटने लगता है। तभी किसी के चलने की आवाज आती है। एक अघोरी खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। अघोरी को देख देव बेहोश हो जाता है और ईशा भागते हुए घर के बाहर अघोरी के पास जाती है। मुझे भगवान के लिए बचा लीजिए, मेरे पति मुझे मार डालेंगे। वो तेरा पति नहीं है। तेरे पति के अंदर एक चुड़ैल का वास है। वही चुड़ैल तेरे पति से ये सब करवा रही है। क्या? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरे पति की ऐसी हालत तेरी वजह से हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। याद कर कुछ दिन पहले। कितने दिनों से कह रही हूँ मुझे सोना चाहिए। अरे कहाँ से दिलवाऊं तुम्हें सोना? इतनी महंगाई है, पैसे बचते कहाँ हैं जिससे मैं तुम्हारे लिए सोना खरीदूं? वो मुझे नहीं सुनना। ऐसा था तो शादी करने के पहले क्यों नहीं बोला? तुम्हारे जैसा पति किसी को ना मिले। मेरी तो जिंदगी ही नरक हो गई तुम्हारे साथ। जैसे भी लाओ, खुद को बेच कर लाओ, पर मुझे सोना चाहिए। अब तो तू खुश है ना? हर दिन सोने का एक सिक्का मिल रहा है तुझे। तू ही बोली थी ना, खुद को बेच के सोना लेके आओ। तेरे पति ने अपनी रूह उस चुड़ैल को बेच दी और उसके बदले हर दिन एक सोने का सिक्का मिल रहा है। भूल जा अपने पति को तू। नहीं, नहीं, मुझे मेरे पति चाहिए। मेरे पति को बचा लीजिए। कोशिश करके देखते हैं, बाकी सब भगवान भरोसे। ठीक है, लगता है देव उठ गया। चुप करके मेरे पीछे आ।
रात के 2 बजे थे। देव उठकर जंगल की ओर चल पड़ता है। देव के पीछे अघोरी और ईशा भी जंगल में जाते हैं। देव जंगल में एक बरगद के पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है और देव के शरीर से चुड़ैल बाहर आती है और देव वहीं गिर जाता है। ये तो डाकिनी चुड़ैल है। डाकिनी चुड़ैल जैसे ही बाहर आती है, अघोरी देव के माथे पर विभूति लगा देता है और हाथ में एक लाल धागा बांध देता है और देव के आसपास विभूति से एक घेरा बना देता है। डाकिनी चुड़ैल पेड़ से बाहर आकर चिल्लाने लगती है। अघोरी, मुझे देव के शरीर में जाने दे। नहीं, तू देव को छोड़ दे। नहीं, नहीं छोड़ूंगी देव को और तुझे भी मार डालूंगी। तू मुझे छू तक नहीं सकती है। तुझे मैं जला के भस्म कर दूंगा। डाकिनी चुड़ैल ईशा के शरीर में घुस जाती है। देव को होश आता है। ईशा! मुझे भस्म कर, मेरे साथ ये भी मरेगी। ईशा के बाल खुल जाते हैं और वो उल्टी पेड़ से लटक जाती है। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ईशा का शरीर छोड़ दे, वरना इस पेड़ को ही जला दूंगा। नहीं, नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा अघोरी। मैं जरूर करूंगा। भोलेनाथ की मर्जी है। तुझे ईशा का शरीर छोड़ना ही होगा। ईशा को छोड़ दे और अपने पेड़ में वापस लौट जा। ठीक है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। डाकिनी चुड़ैल ईशा का शरीर छोड़कर बरगद के पेड़ में घुस जाती है। अघोरी, आज तो तूने इसे बचा लिया, लेकिन मैं देव को नहीं छोड़ूंगी। अघोरी ने गुस्से में पेड़ की ओर देखा और फिर उसने अपनी शक्ति से बरगद के पेड़ को आग लगा दी। पेड़ के जलने पर चुड़ैलों और प्रेतों की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। देव, ये सब तुमने खुद किया था। ना उस दिन तुम उस काले जादूगर के पास जाते और ना ही ये चुड़ैल तुम्हारे पीछे लगती। इंसान अपने लोभ और स्वार्थ के लिए काले जादू का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, पर वही काला जादू उसके पतन का कारण बन जाता है। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया, हर बार नहीं आऊंगा। घर जाओ और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। ज्यादा का लालच मत करो। सवाई माधोपुर में गोपाल सिंह का राजघराना आजादी के 75 साल बाद भी आज वही शाही जिंदगी जी रहा था। आम जनता के लिए वही वहां के राजा और प्रजापालक है। गांव में होने वाली छोटी मोटी घटनाओं की पुलिस तक खबर पहुंचने के पहले ही उसका निराकरण कर देते। उनका बेटा राज प्रताप अभी हाल ही में यूएसए से अपनी पढ़ाई पूरी कर यहां अपने पिता के साथ हाथ बटाने के लिए आ गया था। डाइनिंग टेबल पर लंच करते हुए ठाकुर गोपाल सिंह अपने बेटे से बोले, बेटा, मुझे तो लगा ही नहीं था कि एक बार विदेश जाने के बाद तुम लौट कर आओगे। अच्छा है, तुम्हें भी अपने पूर्वजों की मान मर्यादा और उनके गौरव का ध्यान है। पिताजी, जो बात अपने देश की मिट्टी में है वो विदेश में कहां? मैं यहीं आपके बिजनेस में हाथ बटाऊंगा। तो बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है?
पिताजी, आजकल रॉयल फैमिलीज अपने किलों को रेनोवेट कर शादी और स्टे के लिए उसे रिजॉर्ट में बदल देते हैं। वैसे तो राजस्थान में इस तरह की कई सारे रिजॉर्ट है, मगर मैंने सोचा है कि हमारा जैसलमेर का जो किला है उसे पूरी तरह से रिनोवेट करवा कर रिजॉर्ट बनवाया जाए, ताकि आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। वैसे भी जैसलमेर में टूरिस्ट लोगों का बहुत आना जाना रहता है। राज प्रताप की बात सुनकर गोपाल सिंह बहुत तेज गुस्सा हो गए और अपने खाने की थाली पर से उठकर बोले, बेटा, तुम्हें जो कुछ भी करना है यहीं सवाई माधोपुर में करो। जैसलमेर जाने के बारे में सोचना भी नहीं। भूल जाओ कि वहां पर हमारी कोई हवेली भी है। अपने पिता को इस तरह गुस्सा देखकर राज हैरानी से अपनी मां की तरफ देखने लगा, मगर ठकुरानी कलाबाई भी समझ नहीं पाई कि जब भी जैसलमेर की बात होती है तो गोपाल सिंह इस तरह गुस्सा क्यों हो जाते हैं। माँ, अब आप ही पिताजी को समझाइए। बेटा, तेरे पिताजी ने एक बार किसी चीज के लिए मना कर दिया तो फिर उन्हें हाँ करवाना नामुमकिन रहता है। भूल जाओ उस प्रोजेक्ट को। कहकर कला देवी वहां से चली गई, मगर राज प्रताप के मन में अभी भी उसी हवेली को रेनोवेट करने का ख्याल था। जिद में हम आपके ही बेटे हैं पिताजी, आप हाँ करें या ना करें, कल से उस महल का रेनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा। राज प्रताप ने अपनी जिद में आकर उस महल में अपने पिता को बताए बिना काम चालू करवा दिया था, मगर उस महल में कुछ ना कुछ घटनाएं अक्सर हो जाती। काम करते हुए मजदूर को अपने आसपास किसी साए के होने का एहसास होता, या फिर कई बार बना हुआ स्ट्रक्चर ही गिर जाता। एक बार ऐसे ही एक मजदूर दीवार की चुनाई कर रहा था। अचानक ही वहां पर तेज हवा आंधी होने लगी और घुंघरू के झंकार के बीच उस मजदूर का थोड़ा सा ध्यान भटका। वह छत की मचान से जमीन पर गिर गया। वहीं उस मजदूर की मौत हो गई। दूसरे मजदूरों ने जब उसे जमीन पर गिरते देखा तो शोर मचाकर उसके आसपास इकट्ठा हो गए, मगर देखते ही देखते उसके शरीर से निकला हुआ खून जो जमीन पर फैला हुआ था उसके शरीर के साथ ही गायब हो गया। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों की मौत इतना बड़ा बवाल नहीं खड़ा करती जितना बड़ा बवाल लाश का गायब हो जाना कर देती है। यहाँ पर भीड़ क्यों इकट्ठा कर रखे हो? जाओ अपना काम करो। साहब, चांद माल ऊपर से गिरकर मर गया, मगर उसकी लाश गायब है। कितनी बार कहा है नशा कर कर कंस्ट्रक्शन साइट पर मत आया करो। यदि चांद माल ऊपर से गिरा होता तो उसकी लाश यहीं होती। उसकी लाश क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया? बिना सर पैर की बातें मत किया करो। जाओ जाकर अपना काम करो। मगर मैनेजर की बात पर मजदूरों ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सामने उनके साथी की लाश गायब हुई थी। वो सब लोग तुरंत ठाकुर सिंह के पास पहुंचे और उन सारी घटना की जानकारी दी। मजदूर की बात सुनकर गोपाल सिंह ने तुरंत अपने बेटे को बुलाया और गुस्से में बोले, तुम्हें मना किया था ना उस महल को भूल जाओ, मगर फिर भी तुमने वहां पर कंस्ट्रक्शन काम क्यों चालू किया? देखो आज क्या हो गया। हाँ पिताजी, मुझे मैनेजर ने बताया, मगर आप खुद सोचिए ना, यदि कोई मजदूर मरा होता तो उसकी लाश कहाँ जाती? मुझे लगता है इस अफवाह में किसी बिजनेस राइवल का हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहता होगा कि हम लोग वहां पर रिजॉर्ट बनाए। तुम्हें कुछ भी नहीं पता बेटा, हम क्यों मना कर रहे हैं। आज और अभी से वहां पर कोई मजदूर काम नहीं करेंगे। ठाकुर गोपाल सिंह के मना करने पर कोई भी मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं गया, मगर राज प्रताप ने भी जिद में आकर पूरे महल को रिनोवेट करवा दिया। मजदूरों को महल में से एक तहखाना मिला जिसके अंदर कई सारे बेशकीमती गहने और हीरे जवाहरात थे। राज प्रताप वो गहने अपने साथ लेकर महल आ गया। किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। उस रिजॉर्ट की ओपनिंग पर जब राज प्रताप ने अपने घर के लोगों को इनविटेशन दिया तो ठाकुर गोपाल सिंह ने उस रिजॉर्ट में पैर रखने से भी मना कर दिया, मगर उनकी पत्नी कला देवी उस रिजॉर्ट में पहुंची। पंडित जी द्वारा पूजा संपन्न करने के बाद पूरे रिजॉर्ट में गंगा जल छिड़कने के लिए दिए गए। जो मजदूर गंगा जल छिड़क रहा था उसे तहखाने के करीब वाले कमरे में तेज झटका सा लगा और वो जमीन पर तड़पते हुए गिर गया और उसका भी धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। दूसरी तरफ पंडित जी ने बुरी नजर से बचने के लिए एक कपड़े में नारियल और अक्षत और मूली का धागा दिया। मुख्य दरवाजे की चौखट पर इसे बांध दो। राज प्रताप ने उनके कहे अनुसार जैसे ही उसे मेन डोर पर बांधा, उस कपड़े में आग लग गई और नारियल जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो नारियल गिरा, ऊपर से पूरी तरह काला था और उस पर कीड़े चल रहे थे।
ये क्या अपशगुन हुआ है पंडित जी? मॉम, आप भी ना कितना सोचती हो। दुकानदार ने खराब नारियल दिया होगा। और वो आग, उसके बारे में क्या बोलते हो बेटा? तुम्हारे पापा ठीक ही कह रहे थे। मैं ही गलत थी जो तुम्हारा साथ देने यहाँ आ गई। मैं अपनी बहू को लेकर वापस जा रही हूँ। तुम्हें यदि यहाँ रुकना है तो रुक सकते हो। कला देवी अपने परिवार के सदस्यों को लेकर वहां से निकल गई। दूसरी तरफ सवाई माधोपुर की महल पर काले बादल छाए हुए थे और किसी की जोर से हंसने की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। जैसे ही वह आवाज ठाकुर गोपाल सिंह के कानों में पड़ी, कौन है यहाँ जो इस तरह जाहिलों की तरह हंस रहा है? तभी घुंघरुओं की आवाज आने लगी। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी पूरी दूर धुआं उठने लगा और ठाकुर गोपाल सिंह की आंखों के आगे उस धुएं से राजपूती महिला का शरीर बन गया, जिसे देख वह हैरानी से बोले, चंद्रमुखी, तुम? पहचान लिया गोपाल जी मुझे? हाँ, मैं चंद्रमुखी, आपकी पहली पत्नी। तुम राज की गलती से आजाद हो गई हो, मगर इस बार तुम्हारा ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि कभी लौट कर नहीं आओगी। तुम क्या मेरा बंदोबस्त करोगे? इस बार मैं मुक्त होंगी। अपना बदला लेकर हमेशा के लिए इस लोक को छोड़कर चली जाऊंगी। कला जी और उनका पूरा परिवार वहां आ चुका था। चंद्रमुखी को देखकर कला जी बोली, चंद्रमुखी, तुम तो किसी नौकर के साथ भाग गई थी ना? फिर कैसा बदला? तुम भी इसकी बातों में आ गई। मैं अपने पिता की इकलौती संतान थी। उनका भी धन हड़पने की नियत से इनके माता पिता ने जबरन इनकी शादी मुझसे कराई। ये शहर में पढ़े लिखे, उनके तौर तरीके अलग थे, मगर मैं गांव की सीधी साधी लड़की। मगर जब ये मेरे साथ खुश नहीं रह पाए तो इनकी माँ और इन्होंने मुझे जैसलमेर के महल के तहखाने में जिंदा ही दफन कर दिया था। भूख प्यास से हाल बेहाल हो गया था। तड़प तड़प कर मरी। इन लोगों ने धन के लालच में मुझे मारा था, तो उसी धन में मेरी रूह बंध गई। जब उस महल में मेरी आत्मा भटकने लगी तो तांत्रिक से मुझे वहां पर बांधकर ये लोग यहाँ आ गए, मगर इसी के बेटे ने मुझे आजाद किया, तो उसी धन्यवाद में मेरी रूह बंध गई। ये भी शायद ईश्वर की मर्जी थी कि मैं अपना बदला ले सकूं। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये मेरे सुहाग हैं। सुहाग तो ये मेरा भी है, मगर ऐसे इंसान की सुहागन होने से अच्छा है कि विधवा हो जाओ। कहते हुए चंद्रमुखी भयानक रूप में परिवर्तित हो गई और उसने गोपाल सिंह को गर्दन से उठाया और एक झटके से उसकी गर्दन अलग कर उसके शरीर में आग लगा दी। जैसे जैसे गोपाल का शरीर जल रहा था, चंद्रमुखी को मुक्ति मिलने लगी। मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये धन श्रापित नहीं है। तुम लोग इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना। कहते हुए वो धुआं बनकर गायब हो गई। राज प्रताप ने वो पूरा धन गरीबों की भलाई के लिए लगा दिया और जैसलमेर के रिजॉर्ट से होने वाली पूरी कमाई चंद्रमुखी नाम के ऑर्फनेज के लिए देने लगा।